तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एरिया ऑफ कंसर्न, मतलब कि हम जब बात करें एनक्वास। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरे इस चैनल पे मैं आप सभी को जो हॉस्पिटल के अंदर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है और कायाकल्प है उसके बारे में जानकारी दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए ताकि उन्हें भी इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स ये क्या है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में आपने इन शॉर्ट सुना होगा एनक्वास, NQAS। यहाँ पे आप देखेंगे ये N, यहाँ से सेकंड Q, A एंड S। एनक्वास जो अभी काफ़ी हॉस्पिटल के अंदर पूरे इंडिया में जिसके इंस्पेक्शन हो रहे हैं, जिसके कुछ स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों को नॉलेज कम है और वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेते रहते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल से यहाँ पे मेरे वीडियोज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा। तो हम इसी में वीडियो में आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यहाँ पे दो प्रोग्राम चलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, एक है कायाकल्प और दूसरा है एनक्वास। कायाकल्प के अंदर क्या है, कायाकल्प जो प्रोग्राम है वो प्रमोट करता है क्लीनलीनेस को, हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई को, हाइजीन को एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। वो सारी प्रैक्टिसेस जो हॉस्पिटल के अंदर क्लीनलीनेस, साफ सफाई, हाइजीनिक इन्वायरमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल को प्रमोट करे, उन सभी प्रैक्टिस को ये प्रोग्राम प्रमोट करता है, कायाकल्प प्रोग्राम। और दूसरे जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एनक्वास, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये प्रोग्राम किस पे फोकस है, ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जो सर्विसेज की क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करेगा, लेकिन ये सर्विसेज कौन सी, प्रोवाइडेड थ्रू पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है उनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उन सभी सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का टारगेट है इस प्रोग्राम का। और ये जो दोनों प्रोग्राम है कायाकल्प और एनक्वास, ये दोनों प्रोग्राम इंसेंटिवाइज्ड है। और ये ही प्रोग्राम यदि सर्टिफाइड किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में हो जाता है, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी इन प्रोग्राम से सर्टिफाई हो जाता है, तो उस फैसिलिटी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो PSC, CSC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, UPSC, सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो उसके बारे में हम बात करेंगे जब भी हम फैसिलिटी टर्म यूज़ में लेंगे। तो जो फैसिलिटी है इन कायाकल्प प्रोग्राम और एनक्वास प्रोग्राम से सर्टिफाई हो जाती है, मतलब कि इसमें जो दो एग्ज़ाम लगते हैं, कायाकल्प का एग्ज़ाम लगता है और एनक्वास का, तो इनमें से किसी भी में भी यदि वो फैसिलिटी पास हो जाती है तो उस फैसिलिटी को कुछ इंसेंटिव मिलता है और वो रिकॉग्नाइज की जाती है पूरे नेशनल लेवल पे कि हाँ ये एक फैसिलिटी है जो एग्जाम्पल बन गई है कि इसने एक बहुत अच्छी अपनी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये पर्टिकुलर फैसिलिटी यदि कायाकल्प सर्टिफाइड है तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस की जा रही है वो इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस हो रही है, हाइजीनिक और क्लीनलीनेस वहाँ पे इन्वायरमेंट है, तो पेशेंट की वहाँ पे सेफ्टी रहेगी। और यदि एनक्वास से सर्टिफाइड है तो इसका मतलब जो भी सारी सर्विसेज है वो एक क्वालिटी पे ही वहाँ पे पेशेंट्स को या जो भी रिसीवर है, सर्विस रिसीवर है, उसको दी जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। तो कि जो असेसमेंट जिसके बारे में मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था यहाँ पे कि इन दो जो प्रोग्राम है इनकी एग्ज़ाम होती है, तो उनका जो असेसमेंट प्रोसेस है तो उसके बारे में हम देखें इन शॉर्ट। तो एक कायाकल्प जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड असेसमेंट जो फैसिलिटी है उसी के द्वारा होता है। फैसिलिटी के द्वारा मतलब कि फैसिलिटी के अंदर जो स्टाफ है अपॉइंटेड है वही स्टाफ अपने ही लेवल पे अपनी फैसिलिटी को असेस करेगा, चेक करेगा, जिसमें फर्स्ट
और सेकंड असेसमेंट होगा। इसके बाद में क्या होगा, पीयर असेसमेंट होगा। कायाकल्प प्रोग्राम के अंदर किसी एक फैसिलिटी को यदि सर्टिफाइड होना है तो इन सभी स्टेप्स के थ्रू निकलना होगा। पहला फर्स्ट और सेकंड असेसमेंट फैसिलिटी खुद करेगी, उसके बाद में पीयर असेसमेंट जो होगा सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर, उसमें क्या होगा, एक पास की दूसरी फैसिलिटी है वो अपनी एक फैसिलिटी को, जैसे ए फैसिलिटी है वो बी फैसिलिटी को असेस करेगी और बी फैसिलिटी सी को करेगी, सी ए को करेगी। इस प्रकार से एक दूसरी फैसिलिटी के स्टाफ जाकर के उस फैसिलिटी को असेसमेंट करेंगे। वहाँ पे किस प्रकार की ये जो क्लीनलीनेस है, हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस है वो हो रही है, उनको वो चेक करेंगे। और फिर उसके बाद में होगा एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज स्कोरिंग मोर देन 70%, तभी वो माना जाएगा कि ये फैसिलिटी सर्टिफाइड हो गई है। यदि ये 3 स्टेप से यदि वो फैसिलिटी निकल जाती है, पास होके आगे आ जाती है, तो वो फैसिलिटी कायाकल्प सर्टिफाइड फैसिलिटी होगी और उसके बेस पे उसको इंसेंटिव मिलेगा और रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। इसी की जगह जो सेकंड प्रोग्राम है वो है एनक्वास, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। जो एनक्वास है उसके अंदर थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है असेसमेंट का। वो क्या है, फर्स्ट असेसमेंट होता है वो फैसिलिटी का स्टाफ खुद ही असेस करेगा अपनी खुद की फैसिलिटी के अंदर कि वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज की क्वालिटी किस लेवल की है, तो वो अपने लेवल पे उसको असेसमेंट करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद में उसमें सेकंड लेवल जो होगा असेसमेंट का वो किया जाएगा DQAU। अब ये DQAU क्या है, डी डिस्ट्रिक्ट, Q क्वालिटी, A एश्योरेंस एंड U फॉर यूनिट। मतलब कि उस एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो फैसिलिटी सिचुएटेड है उस फैसिलिटी को असेस करने के लिए, मेंटोरिंग करने के लिए, गाइड करने के लिए एक यूनिट बनी हुई है जो डिस्ट्रिक्ट की यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। वो जाकर के उस फैसिलिटी का असेसमेंट करेगी, चेक करेगी। इनके असेसमेंट करने के बाद में, फैसिलिटी के इंटरनल असेसमेंट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट जाकर के चेक करेगी कि इनका असेसमेंट किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज किस लेवल पे दी जा रही है। फिर यदि इसमें पास हो जाती है वो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के द्वारा वो फैसिलिटी, तो फिर वहाँ पे स्टेट असेसमेंट आएगा। अब यहाँ पे जब स्टेट असेसमेंट आता है तो उस फैसिलिटी को वही मिनिमम 70% स्कोर करना होता है कि इसके हम बाद में बात करेंगे कि 70% स्कोर है क्या। और जब ये 70% स्कोर यदि स्टेट असेसमेंट में हो जाता है तो फिर लास्ट में नेशनल असेसमेंट होगा। जब ये फैसिलिटी नेशनल असेसमेंट पास कर जाएगी तो वो एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन होगा, उस फैसिलिटी को परमिशन मिल जाएगी कि वो ये वाला सिंबल अपनी फैसिलिटी के सामने लगा सकती है। जैसे कि हम जब कभी कोई सामान मार्केट से लेते हैं तो ISI मार्क का सामान लेना पसंद करेंगे, हम ये मानेंगे कि वो ISI मार्का वाला सामान काफ़ी सेफ रहेगा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। उसी प्रकार से यदि कोई फैसिलिटी एनक्वास सर्टिफाइड है और उसके पास में ये एम्बलम और ये सिंबल और ये लोगो उस फैसिलिटी के सामने लगा है तो हम मान पाएंगे एज ए पेशेंट और हेल्प सीकर कि ये फैसिलिटी मेरे लिए एक स्टैंडर्ड की क्वालिटी देने के लिए सक्षम है। अब यदि हम इसके बारे में आगे थोड़ी सी और बात करें तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है NQAS में जिसके बेस पे पेशेंट्स को सारी सर्विसेज एक स्टैंडर्ड, एक अच्छे लेवल पे दी जा सके, उसके बारे में हम देखें। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब उनके बीच में क्या रिलेशन है अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में। अब कंपोनेंट्स मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड्स है वो कौन से हैं, ये किस लेवल पे चेक किए जाते हैं, तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एक दूसरे से लिंक्ड है, उसके बारे में देखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं कि कौन कौन से एरिया है जिन पे क्वालिटी अच्छी की जा सकती है, वो कंसर्न वाले एरिया हमें देखने होंगे। उन एरिया ऑफ कंसर्न्स के अंदर क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कि पेशेंट्स का राइट है कि अधिकार है, तो अधिकार में भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। वो कौन कौन से अधिकार है, वो स्टैंडर्ड्स के अंदर होते हैं। अब उस अधिकार को हम किस प्रकार से चेक करेंगे, वो होगा मेजरेबल एलिमेंट। अब मेजरेबल एलिमेंट के अंदर फिर पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे कि ये वाला पॉइंट है या नहीं, वहाँ पे चेक लिस्ट हो जाएगी।
और फिर उसके बाद में फाइनली बनेगा एक स्कोर कार्ड उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंसर्न का। तो इस प्रकार से अब इसको हम बाय विद एग्जांपल देखेंगे, तब आप इसको थोड़ा अच्छे से आपके क्लियरिटी हो पाएगी। अब वो एरिया ऑफ कंसर्न कौन से हैं? अब किसी भी फैसिलिटी की बात करें हम, चाहे वो सब सेंटर SWC हो, या फिर उससे ऊपर हम PSC की बात करें, UPSC की बात करें, CHC की बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, तो उन सभी के अंदर ये पूरे 8 टाइप के एरिया ऑफ कंसर्न है। एग्जाम्पल हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक एग्ज़ाम होने वाली है हमारे हॉस्पिटल की, हमारे क्लिनिक की, उस एग्ज़ाम के अंदर ये 8 पेपर है। इन 8 पेपर में सभी में हमें पास होना है और हमें 70% स्कोर ज़्यादा लाना है। अब ये 8 पेपर कौन से हैं? पहला पेपर है सर्विस प्रोविज़न। अब इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और वो जो चैप्टर्स जो हमने अभी पहले देखा वही चीज़ें हैं। ये सर्विस प्रोविज़न 1, पेशेंट राइट्स 2, तीसरी बुक ये, चौथी बुक ये, टोटल 8 पेपर्स होते हैं। तो ये 8 पेपर्स के बारे में बात कर रहा है एरिया ऑफ कंसर्न। अब स्टैंडर्ड्स मतलब कि इसके अंदर, इस सर्विस प्रोविज़न के अंदर कितने चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को हमें देखना होगा। फिर मेजरेबल एलिमेंट कि उस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस में कौन कौन से आंसर्स होंगे, उसके आधार पे हमें स्कोर कार्ड बनेगा। तो हम एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। सर्विस प्रोविज़न क्या है? हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, वो सारी सर्विसेज क्राइटेरिया होता है कि SWC जो है सब सेंटर है, उसमें ये सर्विसेज होनी जरूरी है। वो चैप्टर पहला जो पेपर है वो सर्विस प्रोविज़न का। फिर सेकंड आता है पेशेंट्स राइट्स कि वहाँ पे हमारे पेशेंट जो आ रहा है सर्विसेज लेने के लिए उसके कौन कौन से अधिकार हैं। तीसरा होता है इनपुट कि हमारे वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे हम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, और उनको काम में लेने के लिए हमारे पास जो सामान रखा है हॉस्पिटल में वो सामान वास्तव में ज़रूरत में है या नहीं, और है तो किस लेवल का है, उसके बारे में इनपुट पे में बात करेंगे। अगला है सपोर्ट सर्विसेज। भाई सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में होती नहीं है, कुछ सर्विसेज के लिए हम बाहर से हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री हमें वहाँ नहीं लगा रहे, कुछ खाने का सामान यदि बाहर से ले रहे हैं, या फिर हम कोई मेंटेनेंस का काम करवा रहे हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो जो सपोर्ट हमें हॉस्पिटल को चलाने में कर रही है सर्विसेज, वो इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट पेपर होगा हमारा क्लिनिकल सर्विसेज। हम ये सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन ये किस प्रकार से दे रहे हैं, वो इस क्लिनिकल सर्विसेज के अंदर आएगी। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं हम, उसके अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स यूज़ में लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसके बारे में इस पेपर में होगा। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे हम किस प्रकार से क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं, और लास्ट में आउटकम कि ये जो सारे पेपर्स है इनका आउटकम कितना आ रहा है, उसको हम किस प्रकार से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा इस पेपर के अंदर आता है। अब इन सभी 8 पेपर के बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं असेसमेंट प्रोटोकॉल्स। मतलब कि कभी भी हम इन 8 पेपर के बारे में बात करेंगे और इन चेक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये एक चेकलिस्ट होती है। ये एक एग्जाम्पल है, जैसा हमने अभी पहले स्लाइड में बात की थी 8 पेपर, इस चेकलिस्ट में सारी चीज़ें एक साथ ही आती है। 8 पेपर के बारे में बात करें तो पहला है सर्विस प्रोविजन, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। तो एरिया ऑफ कंसर्न यहाँ पे देख सकते हो आप, इस चेकलिस्ट के अंदर एरिया ऑफ कंसर्न ए वो है सर्विस प्रोविजन। जैसे हमने बात की कि ये पहला एरिया ऑफ कंसर्न है सर्विस प्रोविजन, तो यहाँ पे सर्विस प्रोविजन एरिया ऑफ कंसर्न ये तो आपका हुआ। उससे ऊपर हम बात करें ये डिपार्टमेंट की, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग चेकलिस्ट होती है और हर एक डिपार्टमेंट को इन चेकलिस्ट के थ्रू निकलना होता है। तो ये है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो चेकलिस्ट, तो ये पहला जो ए है वो है हमारा कि ये चेकलिस्ट किस डिपार्टमेंट की है। और उसके बाद में हम बात करें तो बी की, तो बी है एरिया ऑफ कंसर्न कि ये चेकलिस्ट के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर ये पहला पेपर है। सी आ रहा है, उससे पहले हम सी को देखते हैं। तो सी के अंदर स्टैंडर्ड्स कि एक स्टैंडर्ड A1 है, तो A1 स्टैंडर्ड क्या है कि फैसिलिटी प्रोवाइड क्यूरेटिव सर्विसेज। तो ये सारे इस जगह चलेंगे। पहली जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम के अंदर सारे आएंगे हमारे स्टैंडर्ड्स नंबर्स कि स्टैंडर्ड A1, फिर A1 के अंदर A1.1, A1.2, A1.3, 1.4 ऐसे ही। तो पहला है हमारा क्यूरेटिव सर्विसेज, तो क्यूरेटिव सर्विसेज यहाँ देखिए आप डी के अंदर इसका आ गया। फिर ई के अंदर हम चलें तो पहला स्टैंडर्ड जो है क्यूरेटिव सर्विसेज, उसके अंदर सब स्टैंडर्ड है मेजरेबल एलिमेंट हमारा।
कि हम इस स्टैंडर्ड को कैसे मेजर करें क्यूरेटिव सर्विसेज को। तो हमारा है द फैसिलिटी प्रोवाइड जनरल मेडिसिन सर्विस। तो क्यूरेटिव सर्विसेज में क्या हमारी फैसिलिटी जनरल मेडिसिन सर्विसेज देती है। अब इसको कैसे चेक करें, तो चेक पॉइंट है यहाँ पे अगला इस चेक लिस्ट में, अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर, कि हम ये क्यूरेटिव सर्विसेज दे रहे हैं, ये मेजरेबल एलिमेंट मेडिसिन देते हैं कि नहीं देते हैं, और इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर करते ही नहीं करते, ये चेक पॉइंट होगा। अब इसके आधार पर यदि ये चीज़ हमारे पास है चेक पॉइंट में, वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, तो हम यहाँ कंप्लाइंसेस के अंदर नंबर देंगे। अब ये नंबर स्कोरिंग कैसे होता है उसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे चेक करने का तरीका होता है, ये देखो असेसमेंट का मेथड, कि ये पॉइंट आप यदि आप असेस करने जा रहे हो, जैसे इंटरनल असेसमेंट, आप खुद ने अपनी फैसिलिटी को असेस करना है तो आपको चेक करना होगा। तो आप क्या करोगे, उस डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टाफ है उसका इंटरव्यू लोगे, एसआई, उससे पूछोगे कि भाई आपके वहाँ पे जनरल मेडिसिन सर्विसेज है क्या, इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है क्या। यदि वो हाँ कहता है तो उसके आधार पे यहाँ नंबर देंगे, और नंबर का क्या स्कोरिंग होगा वो भी मैं बताऊँगा। दूसरी चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर हम कुछ चीज़ें क्या होता है कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, उसके भी हम चेक करके नंबर दे सकते हैं। कुछ बातें होती है हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा स्टाफ से, तभी हमें सही आंसर, तभी हमें पूरा स्टैंडर्ड पे जा पाएंगे, तो वहाँ पे हम स्टाफ इंटरव्यू करेंगे। लेकिन अब जो पॉइंट्स कौन कौन से करेंगे, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, वो ये आता है पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, पॉइजनिंग। हम देखेंगे कि भाई क्यूरेटिव सर्विसेज में जनरल मेडिसिन दी जाती है और इमरजेंसी प्रोसीजर किए जाते हैं, तो पॉइजनिंग से रिलेवेंट किए जाते हैं या नहीं किए जाते। स्नेक बाइट से किया जाता है कि नहीं, सीवीए, एक्यूट MIARF, हाइपोवोलेमिक शॉक, डिस्निया, अनकॉन्शियस पेशेंट्स का केयर, यदि ये सारी चीज़ें की जा रही है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे नंबर देंगे 2। अब यहाँ पे स्कोरिंग क्या होता है, 0, 1, 2। 2 कब दिया जाएगा, जब ये सारा काम वहाँ पे उस फैसिलिटी में, इस डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो नंबर देंगे 2। अब यहाँ पे 50% की, यहाँ जितने पॉइंट्स लिखे हुए इन पॉइंट्स में से सिर्फ 50% काम ही हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे टोटल आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइप की सर्विसेज है, तो आउट ऑफ 9 यदि यहाँ पे सिर्फ 8 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो 100% नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, तो यहाँ पे नंबर दिया जाएगा 1। और 50% कब होगा कि यहाँ पे आउट ऑफ 10 5 सर्विसेज दी जा रही है, तो वो 50% हुआ, तो भी यहाँ पे नंबर दिया जाएगा 1। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्कोरिंग में कंप्लाइंसेस के अंदर हम नंबर देंगे 50 से लेके 99 तक है तो 1, और 100% है तो देंगे 2। और 50 से कम मतलब कि यहाँ पे ये जो 9 सर्विसेज है इसमें से सिर्फ 2 या 3 सर्विसेज दी जा रही है, बाकी नहीं दी जा रही है, तो वो 50 से कम हुआ तो उसको स्कोर दिया जाएगा 0। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस चेक लिस्ट में हम ये सारे पॉइंट पढ़ के स्कोर करेंगे, स्कोरिंग देंगे उस डिपार्टमेंट को। अब ये स्कोरिंग जो रूल्स है वही यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस तरीके से हम असेसमेंट का मेथड होगा। ये जो लिखा हुआ असेसमेंट मेथड SIOB, तो कौन कौन से होते हैं, OB यानी ऑब्जर्वेशन, SI मतलब स्टाफ इंटरव्यू, एक होता है RR रिकॉर्ड रिव्यू। जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही इस असेसमेंट मेथड वाले चेकलिस्ट के अंदर, इस कॉलम के अंदर आपको कई जगह RR भी मिलेगा, कई जगह PI भी मिलेगा। RR का मतलब रिकॉर्ड रिव्यू, PI का मतलब पेशेंट इंटरव्यू। जैसा मैंने आपको बताया 2 नंबर कब दिया जाएगा, जब 100% वहाँ पे कंप्लाइंसेज हो रहा है। 1 नंबर कब दिया जाएगा, जब 50% to 99% दिया रहा है। 0 कब दिया जाएगा, जब 50% से। ये आप यहाँ पे आपके सामने एक चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट के अंदर यदि हम देखते हैं एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट के अंदर 2 शीट्स है। पहली शीट है जनरल डिटेल्स, दूसरी है SWC HSC। यहाँ पे हम जब HWC HSC को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेजरेबल एलिमेंट, चेक पॉइंट, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, असेसमेंट मेथड एंड कंप्लाइंसेज। यदि कोई रिमार्क है तो वो ये रिमार्क यहाँ पे लिखा जाएगा। इस एक्सेल की शीट में हम ये वाला मेजरेबल एलिमेंट पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेक पॉइंट देखेंगे और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन की वेरीफाई करेंगे कि ये पॉइंट्स है या नहीं, जिसके अंदर स्टाफ से इंटरव्यू लेकर के या रिकॉर्ड देख करके हम जो स्कोरिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे स्कोर देंगे।
ये जब पूरा हम यदि एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग इसमें पूरा स्कोर भर देते हैं तो ये एरिया ऑफ कंसर्न ए सर्विस प्रोविज़न है, यहाँ पे हम चलेंगे तो एरिया ऑफ कंसर्न बी आ गया, वो पेशेंट राइट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड चेंज होता जाएगा B1 B1.1, ऐसे ही हम नीचे चलेंगे तो फिर बाद में जा कर के देखेंगे तो ये आ गया C1 में C है इनपुट, फिर C1.1, ऐसे करके लास्ट तक जाएंगे तो यहाँ पे H जो आउटकम वाला पॉइंट है वो आ जाएगा, H आउटकम। इसी में जो हम ये पूरा जब कंप्लाइंसेस में स्कोर कर देते हैं तो जनरल डिटेल वाली सीट ऑटोमेटिक फुल हो करके आ जाती है। यहाँ पे हम देखें तो वही ए के अंदर 100%, वहाँ पे हमने 2 नंबर दिए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे ये 100% सारे एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर आ रहा है। ये डिपार्टमेंट है, हमने अभी ये चेक लिस्ट है वो सिर्फ 7 डिपार्टमेंट से रिलेवेंट भरी है, 5 डिपार्टमेंट से नहीं भरी है। और फिर यहाँ पे थीम वाइज यदि देखते हैं तो वो थीम वाइज स्कोरिंग यहाँ मिल जाएगी। एरिया ऑफ कंसर्न्स की कंबाइंड स्कोरिंग देते हैं तो नीचे यहाँ कंबाइंड स्कोरिंग आ जाएगी। इस प्रकार से ही आप देख सकते हो इसको। ये आप देखिए पीएचसी की चेकलिस्ट है, पीएचसी की चेकलिस्ट में नीचे सीट्स है, वहाँ एसडब्ल्यूसी की चेकलिस्ट के अंदर 2 ही सीट थी, यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 7 सीट्स मिलेगी। पहली सीट वही हॉस्पिटल का कंबाइंड स्कोर कार्ड है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ये सारे डिपार्टमेंट्स की सीट्स है। पहला डिपार्टमेंट ओपीडी है, ये ओपीडी की आ गई आपके पास डिपार्टमेंट वाइज, यही वो सारे 8 एरिया ऑफ कंसर्न्स मिलेंगे। स्टैंडर्ड्स में सबके सब डिवीजन सब स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। मेजरेबल एलिमेंट, चेक पॉइंट, कंप्लाइंसेज इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में आ गई। मेथड असेसमेंट यहाँ पे आ गया। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन ही देखते हुए हम यहाँ कंप्लाइंसेस के अंदर स्कोर करते जाएंगे। जब यदि ये पूरी सीट ओपीडी डिपार्टमेंट की हम नीचे तक बढ़ते हुए लास्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कंबाइंड स्कोरिंग इस पूरे डिपार्टमेंट की, कि हमने कितना स्कोर किया है, कितना स्कोर गेट किया है, वो सारे स्कोर यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये सारे डिपार्टमेंट की स्कोरिंग पूरी सीट्स में सब जगह आप भर दोगे तो भरने के बाद में आपको जो स्कोर मिलेगा वो हॉस्पिटल स्कोर सीट में आ जाएगा यहाँ पे। अब ये ओपीडी के अंदर ये सब 0-0 आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ फिल किया हुआ नहीं है। अब यदि आप देखना चाहो इसमें एग्जांपल तो ये ओपीडी है, इस ओपीडी में यदि मैंने यहाँ पे 1, दूसरे नंबर 2, दूसरे में 1 मैंने यहाँ पे स्कोर भर दिया, तो अब आप इस हॉस्पिटल स्कोर सीट देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप 75 स्कोर हो गया ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से हमें ये सारी स्कोर सीट कंप्लीट करनी होगी। वैसे ही यदि हम सीएससी की देखते हैं, हाँ तो ये रही आपके पास सीएससी की स्कोर सीट चेकलिस्ट। तो सीएससी की चेकलिस्ट जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल नीचे आपको देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट। पहली सीट तो वही हॉस्पिटल डाटा सीट, हॉस्पिटल स्कोर सीट, और अलग अलग टोटल 12 डिपार्टमेंट रहेंगे। इमरजेंसी, ओपीडी, लेबर रूम, आईपीडी, एनबीएसयू, ओटी, लैब, रेडियो, फार्मेसी, ब्लड स्टोरेज यूनिट, ऑक्सिलरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिन। उसी प्रकार से जब हम इन बाकी डिपार्टमेंट की चेकलिस्ट में स्कोर भरते हैं तो वहाँ से नीचे ही नीचे आप देखोगे तो इस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर स्कोर है वो यहाँ जनरेट हो जाएगा। और उसी के बाद में ये सारे डिपार्टमेंट्स का जनरेट होने के बाद में ये हॉस्पिटल स्कोर कार्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। इमरजेंसी, एनबीसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी का यहाँ स्कोर लिखा हुआ है, रेडियो का यहाँ स्कोर है, और टोटल हॉस्पिटल का टोटल स्कोर कितना है। वैसे ही नीचे हम देखें तो पेशेंट साइज, एरिया ऑफ कंसर्न के अकॉर्डिंग स्कोर सीट रहेगी, और ये इंडिविजुअल एरिया ऑफ कंसर्न के स्कोर्स रहेंगे। तो ये आपकी टोटल, वैसे ही आपके एसडीएच, डीएच हॉस्पिटल, इनके सबके चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट आपको कंप्लीट फिल करनी होती है। थैंक यू। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको चेकलिस्ट वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।